अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मेरे ख्याल में दुनिया के लिए आजकल सबसे बड़ा चैलेंज वह ग्लोबल वार्मिंग है। और ये चैलेंज सिर्फ एक खित्ते के लिए या एक मुल्क के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द होल वर्ल्ड कम्युनिटी। और यहाँ जो है, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन या चाइना, रशिया, जापान, वो लाजमी कुछ स्टेप्स लें इस चैलेंज को फेस करने के लिए। और मुझे उम्मीद है जो आपके पास कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो डिफ़िकल्टीज़ या जो मुश्किलात हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? द वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। जो ज़मीन का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, इट्स टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड। अब ये जो फिनोमेना है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये क्यों हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उनका जो मिक़दार है, जो उनका क्वांटिटी है, वो ज़्यादा हो गया। उसके वजह से जो है, जो ज़मीन का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके टेम्परेचर में काफ़ी राइज़ हो गया। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ? ये मसला हो गया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, नाउ व्हाट इज दिस? इट इज़ द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एट ग्लोबल लेवल। जो ग्लोब है, जो ज़मीन है, जो गोला है, यहाँ पर प्लैनेट अर्थ, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया, वो बढ़ गया। सिर्फ एशिया या किसी और एरिया में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर द राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एट ग्लोबल लेवल इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। हमने ये पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हमने क्या कहा? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इटसेल्फ, राइट। और इसके वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो उसमें फिर क्या हुआ? ये क्लाइमेट चेंज। हम तकरीबन जो है ना, वी बिकम कन्फ्यूज्ड कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है। क्या दोनों ये जो अल्फाज हैं दोनों सेम हैं? बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है, एक ख़तरा है। अब उसका इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर इज़ चेंज इन द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के, सपोज रेन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड प्रेशर या स्नोफॉल्स, अब इन चीज़ों में काफ़ी तब्दीली आ गई है, चेंजेस आ चुके हैं इन द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। दैट फिनोमेना इज नोन एज क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, विंड प्रेशर में, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ओजोन डिप्लेशन। अब ये भी इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। जब हमने जो है जब ज़्यादा हो गए हैं ग्रीन हाउस गैसेस माहौल के अंदर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसमें क्या हुआ? ओजोन जो कि एक बड़ा, एक जो है इसका बड़ा एक अहम काम ये है। एक्चुअली ओजोन लेयर that is present in the second layer of the atmosphere, that is known as stratosphere। तो वहाँ पर वाक़ई है ओजोन लेयर, और जो है इसको हम कहते हैं O3b, ठीक है। और ख़ास तौर पे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है यहाँ काफ़ी डिप्लेशन, नुकसान पहुँचा ओजोन लेयर को। और ओजोन का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम UV रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको जो है वो रोकता है ओजोन लेयर। तो वो भी काफ़ी इसको नुकसान पहुँचा बिकॉज ऑफ CFC। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने किसने बताए हैं? ये क्या हुआ? IPCC। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया, ग्लोबल वार्मिंग को आपने लिखा और इसका जिक्र नहीं किया, तो आपने कुछ भी नहीं लिखा।
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. It was made in 1988 by UNEP, United Nations Environmental Program, and WMO, World मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो UNEP और WMO ने बनाया था IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनके रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं कभी 3 साल के बाद, 4 साल के बाद यहाँ पर IPCC के, उनको हम कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ IPCC। और इन्होंने वाज़े बता दिया कि भाई दुनिया में वाकई ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया में जो है वो क्लाइमेट चेंज है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ये ख़तरा भी है पूरे दुनिया के लिए। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये दोनों को आप लाजमी जानें कि व्हाट इज़ IPCC एंड व्हाट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये दोनों रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। ये तो जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इट रिलीजेज इट्स रिपोर्ट एवरी ईयर, और जो IPCC है उनके रिपोर्ट्स आते हैं कोई 4 या 5 साल के बाद। बहरहाल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के मुताबिक जो है साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया और कैरेबियन स्टेट्स, साउथ एशिया में पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इनको बहुत ख़तरा है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो है वहाँ पर जो फिलिपाइनी है या वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ भी काफ़ी जो हैं वो दे आर वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। और जो कैरेबियन स्टेट्स हैं बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका एंड द अटलांटिक ओशन, वहाँ पर हेटी, जमैका, तो उनको ये जो एरियाज़ हैं 3, इनको बहुत ख़तरा है, दे आर प्रॉन, दे आर वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ इनको हम ज़रा पढ़ेंगे आगे चलकर यहाँ पर भी कि इनके और रिपोर्ट्स किस बात के हवाले से हैं। अच्छा, ये 2 नाम लाजमी आप कोट कीजिएगा जब आप लिखना चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कुछ ना कुछ। तो अल गोर, और अल गोर जो है अमेरिका का यानी कि USA का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है बुश के दौर में 2002, 3, 4 में भी, और आपने काफ़ी जो है रिसर्च किया है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर वहाँ पर, और इसलिए आपको मिला था नोबेल प्राइज़ भी। उसके बाद जिस तरह आजकल एक बच्ची है ग्रीता थनबर्ग, शी इज़ क्वाइट एक्टिव रिगार्डिंग एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग, शी बिलोंग्स टू स्वीडन। तो आप इन दोनों को लाजमी पढ़ें, ग्रीता थनबर्ग एंड अल गोर। अच्छा, उसके बाद क्या है कॉजेज़। अब क्या इम्पेक्ट्स पड़ेंगे। अच्छा, ये रीजंस हैं, काजेज़ हैं। काजेज़ क्या हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल चैलेंज है वो क्यों हुआ हमारे पास दुनिया के अंदर। मैंने पहले भी कहा आपको कि बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हमने जो ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिए हैं, उनको हमने काटना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी कि गैस, कोल, ऑयल, थर्मल एनर्जी जो हम बनाते हैं, और दे काज पॉल्यूशन इन दी एटमॉस्फेयर, या जो फैक्ट्रियाँ हमने बनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और गाड़ियाँ, व्हीकल्स। तो ओवरऑल जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन अवर एटमॉस्फेयर। तो उनके वजह से जो है ये काफ़ी माहौल ख़राब हुआ, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। पहले हुआ था वार्मिंग ऑफ दी टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट फिनोमेना इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके वजह से हुआ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, असरात क्या पड़ेंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जो है ना, एक हमारे पास दुनिया में चैलेंज है। तो आगे आने वाले दिनों में हालांकि इसके इम्पेक्ट्स हमारे पास आजकल भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन आगे क्या होगा हमारे माशरे के अंदर। याद कीजिएगा जब ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ, यानी कि राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ, अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ चुके हैं IPCC और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के 2019 और इनका 20 का रिपोर्ट, या अल गोर ने क्या कहा,
इन्होंने कहा कि देयर विल बी द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ, राइज हुआ टेम्परेचर में, तो यकीन मानिएगा आप, तो अब यहाँ पर क्या होगा, द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो ख़ास तौर पे नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशन में जो वहाँ पर बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, अगर वो मेल्टिंग होंगे तो क्या होगा, उसके बाद होगा राइज इन सी लेवल। जो सी लेवल है उसमें काफ़ी इंक्रीज यानी कि राइज होगा। उसके बाद फ्लड्स आ जाएंगे, काफ़ी एरियाज जो हैं वो ज़ेरे आब हो जाएंगे, पानी के जो है ना वो अंडर में आ जाएंगे। और उसके बाद फ्लड्स, ड्राउट्स, उसके बाद रेफ्यूजीज़ होंगे। जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पानी होगा, या जो बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज की वजह से जो एरियाज़, जो कोस्टल सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से लोग लाजमी करेंगे माइग्रेशन। वी कॉल देम एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज़। तो उनको हम कहाँ करेंगे सेटल? तो ये बड़ा चैलेंज है दुनिया के हवाले से, और इसको लाजमी जो है आजकल फेस करना चाहिए। और ये 3 एरियाज़, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, कैरेबियन स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, यहाँ जो है उनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ख़तरा है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, ख़ास तौर पे वहाँ पर जो है फ़िलिपाइनी है, या इंडोनेशिया या वियतनाम, और कैरेबियन स्टेट्स, और वहाँ पर हैटी, जमैका, क्यूबा। तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, स्टेप्स टेकन बाय वर्ल्ड कम्युनिटी। अब दुनिया ने कौन किस तरह के स्टेप्स हमने लिए हैं आज तक, याद कीजिएगा ये चीज़ें। UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, आल्सो कॉल्ड अर्थ समिट ऑफ 1992, इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। उसको हम कहते हैं अर्थ समिट या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ फर्स्ट टाइम दुनिया ने एक मीटिंग बुलाया रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में, कि हम किस तरह जो है फेस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक मायदा हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था। उसको हम कहते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये मायदा है कि भाई हमें कुछ स्टेप्स लाजमी लेने चाहिए, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डर्टी सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है, जो हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, कोल को, गैस को, ऑयल को, उनको ख़त्म किया जाए और हम शिफ्ट करें खुद को हाइड्रो, पानी के हवाले से हम लाइट बनाएं, एनर्जी बनाएं, या सोलर हो, विंड हो। वी आल्सो कॉल देम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ जो कंट्रीज़ दुनिया के मानते हैं, फॉलो करते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, तो उन कंट्रीज़ को हम कहते हैं COP, यानी कि पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। दुनिया के वो कंट्रीज़, वो पार्टीज़ जो UNFCCC को मानते हैं, उनको हम कहते हैं पार्टीज़। तो वो हर साल जो है एक मीटिंग बुलाते हैं, उसको हम कहते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये पेरिस में हुआ था 2015 में। हालांकि ये होते आ रहे हैं, लेकिन COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 बहुत फेमस हुआ था। इट वाज हेल्ड इन फ्रांस इन 2015 आल्सो कॉल्ड, और वहाँ पर एक मायदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेंशन किए गए थे कि हाउ टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, और किस तरह हम फैक्ट्रियाँ बंद करें विच काजेज़ पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन अमेरिका जो है, जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं, जो ख़राब करते हैं माहौल को, रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, वो चाइना है, अमेरिका है, या जो और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन अमेरिका या जो और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम बंद करेंगे अपने फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, तो शायद हमारी इकनॉमी, जो हमारी मईशत है, वो उसको काफ़ी डैमेज होगा। बहरहाल ये अच्छा स्टेप था, इसको लाजमी फॉलो करना चाहिए, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट को। उसके बाद 2020 में COP 26 जो कि UK में हो रहा था, लेकिन उसको कैंसिल किया गया बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो है एक सिटी है, एक शहर है जापान का,
और वहाँ एक माहदा हुआ था 1997 में और वो ख़त्म हुआ 2012 में। बहरहाल ये कुछ स्टेप्स हैं जो दुनिया ने लिए हैं, लेकिन अभी भी अब यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल में सिर्फ एक रस्मन तौर पर हम मीटिंग्स बुलाते हैं, कभी कहाँ पर भाई यूएन की कॉन्फ्रेंसेस हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, बट नाउ देयर इज़ अ टाइम टू टेक सॉलिड स्टेप्स। ये वक्त है कि हम लाजमी जो हैं स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लाजमी लें टू काउंटर दिस वर्ल्ड्स बिगेस्ट चैलेंज दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और ये इंसानियत के हवाले से दिस चैलेंज इज़ द थ्रेट फॉर द होल वर्ल्ड कम्युनिटी, फॉर द ह्यूमनिटी। ये ख़तरा है इंसान ज़ात को। ये मत सोचें कि एशिया या कोई पर्टिकुलर एरिया जो है उसको ख़तरा है, नहीं। दिस इज़ द चैलेंज दैट होल वर्ल्ड फेसेस नाउअडेज, और उसको लाजमी जो है वो हल किया जाए। इसका जो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट शिफ्ट फ्राम डर्टी सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू दी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास क्लीन सोर्स एनर्जी हैं, यानी कि जो हाइड्रो है, जो विंड है या सोलर एनर्जी है, उनको लाजमी हम फॉलो करें और हम ख़त्म करें किसको, थर्मल को, जो हम ऑयल से बनाते हैं लाइट या एनर्जी, तो उसको मुकम्मल तरह से ख़त्म किया जाए, बिकॉज दैट काज पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो आज के लिए यही काफ़ी है। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।